चलिए दोस्तों, बर्मा क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जहांगीर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य में टोटल 6 लेक्चर देखा था, जिसमें हमने बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, सूर साम्राज्य के बारे में और अकबर के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है जहांगीर, तो आप भी डाल लीजिए टॉपिक जहांगीर। आज हम जहांगीर के बारे में एक एक चीज जानेंगे, इसने क्या क्या कार्य किए और इनके पूरे जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने बाकी के बारे में पढ़ा था। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, यानी कि अकबर की जो मृत्यु है, अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। किसके कारण हो जाती है ये भी मैंने आपको बताया था, अतिसार रोग के कारण हो जाती है। अतिसार रोग के कारण ये 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। और जो अकबर का जो मकबरा है, अकबर का मकबरा, ये आपका सिकंदरा में है। सिकंदरा में, ये सिकंदरा आपका आगरा के पास ही है। आगरा से मतलब कुछ दूर बोल सकते हैं, कुछ दूर मतलब आगरा से सटा हुआ है। तो ये अकबर के बारे में हमने पूरी तरह से 2 लेक्चर में अच्छे से कवर किया था। अकबर के बारे में हमने अकबर के नवरत्न के बारे में भी जाना था, और आपको मैंने जितना भी आपको टॉपिक बताया है सबको आप एक एक करके नोट कीजिए। नोट करने से फायदा क्या होगा कि आप कभी भी दोबारा जब पढ़िएगा तो आपको सहूलियत होगी। आप एक बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जहांगीर। आज हम जहांगीर के बारे में अच्छे से देखेंगे कि जहांगीर का एक एक चीज बचपन से लेकर उसने क्या क्या कार्य किए अपने शासन काल में, वो हर चीज हम देखेंगे। तो आपको भी पता होगा कि जहांगीर का जो बचपन का नाम था, ये आपको मैं लिखा दे रहा हूँ कि जहांगीर का जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम, जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। बचपन का नाम क्या था? सलीम। और यदि पूरा नाम इसका बात किया जाए, पूरा नाम, तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ये आपका पूरा नाम था, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। तो ये जहांगीर से रिलेटेड था। यदि पूछे जहांगीर का बचपन का नाम सलीम के नाम से जाना जाता था। और मैं आपको बता चुका हूं कि जहांगीर का जो जन्म है, जो हुआ है, वो काफी मन्नत मांगने के बाद हुआ था। अकबर और हरकाबाई से कोई संतान पैदा नहीं हुआ था। यानी कि हम सीख रहे हैं कि सलीम, यदि सलीम का मतलब जहांगीर का पिता तो अकबर ही है, पिता अकबर है, और इसकी जो माता है ये आपका हरकाबाई। यानी कि जहांगीर जो है, यानी कि जो सलीम है, सलीम ही जहांगीर है। सलीम बचपन का नाम था, यही जाके बाद में जहांगीर के नाम से फेमस होता है। जो सलीम है, इसकी माँ क्या है? हरकाबाई। हरकाबाई कौन है? हिंदू है। तो 2 ही ऐसे शासक हुए थे मुगल साम्राज्य में जिसकी माँ जो थी वो हिंदू थी। सबसे पहला आपका जहांगीर, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा शाहजहां। जहांगीर और शाहजहां ऐसे 2 शासक थे जिसकी माँ हिंदू थी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। तो जहांगीर से बारे में रिलेट करते हुए में, और जन्म से इसका मृत्यु तक एक एक चीज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जहांगीर का मैंने आपको नाम बताया, इसका नाम सलीम था, और ये बड़ी मिन्नत के बाद जन्म हुआ था, क्योंकि अकबर की जो शादी थी, ये मैं आपको बता चुका हूं कि अकबर की जो शादी हुई थी वो आपका 1562 में हरकाबाई से हुई थी। हरकाबाई से, और इसी हरकाबाई से 1569
डेट याद रखिए, कहीं आपको 30 मिलेगा, कहीं आपको 31 मिलेगा, ये अगस्त महीना है। तो दोनों में कोई भी एक डेट दिया रहेगा तो चलेगा, एक डेट में आगे पीछे हो सकता है, बहुत सारा बुक में अलग अलग डेट दिया रहता है। तो आप 30 भी ले सकते हैं, 31 भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30 या 31 अगस्त 1569 को आप देख रहे हैं लगभग 7 साल बाद, और काफी मिन्नत के बाद हुआ था। मैंने अकबर में आपको ये भी पढ़ाया है कि आप देखेंगे कि अकबर सलीम चिश्ती के दरगाह पे गया था, सलीम चिश्ती के दरगाह पे गया था, ठीक है। सलीम चिश्ती पे दरगाह पे इसलिए गया था ताकि हरका बाई से कोई संतान पैदा हो। सलीम चिश्ती का ये अनुयायी था, एक तरह से बोल सकते हैं, इसके ये गुरु एक तरह से थे। तो और इस अकबर ने यह भी कहा था कि यदि कोई संतान होगा तो अकबर अपने महल, जो कि इसका आगरा किला में है, आगरा किला में है, यह आगरा किला से सलीम चिश्ती की कुटिया, सलीम चिश्ती की कुटिया, कुटिया आगरा के किला से सलीम चिश्ती की कुटिया में पैदल जाएगा। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा राजा पैदल जाने की बात कर रहा है, इसीलिए क्योंकि कोई संतान इससे उत्पन्न नहीं हो रहा था। काफी मिन्नत के बाद इस जहांगीर सलीम का जन्म हुआ है। जब 30 या 31 अगस्त 1569 को सलीम का जन्म हुआ तो अकबर आगरा के किला से, और ये सलीम का जो जन्म हुआ था ये आपका सलीम चिश्ती की कुटिया में ही हुआ था, सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। फिर से देखिए, अकबर की शादी 1562 में हुई थी हरका बाई से। 7 साल बाद 31 अगस्त 1569 को सलीम का जन्म होता है, और कहाँ होता है? सलीम चिश्ती की कुटिया में। और जो सलीम चिश्ती की कुटिया, उसी के कारण इसका नाम सलीम पड़ा था। सलीम चिश्ती के दरगाह पे गया था अकबर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। किस लिए गया था? मन्नत के लिए गया था कि हरका बाई से संतान उत्पन्न हो। और इसने यह भी मन्नत यह भी कहा था कि यदि कोई संतान उत्पन्न होगा तो अपने आगरा किला से सलीम की चिश्ती कुटिया में पैदल जाएगा। और जब जन्म हुआ सलीम का, तो वह यानी कि अकबर पैदल गया था। तो ये जहांगीर का जन्म से रिलेटेड कुछ प्रश्न यदि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में तो क्या है, फिर से मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं कि जहांगीर की माँ कौन थी? हरका बाई। किस शासक की माँ हिंदू थी? तो एक हो सकता है जहांगीर और दूसरा आपका शाहजहां है। सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, कहाँ हुआ था ये भी पता चल गया आपको। और ये आगरा के किला से पैदल गया था सलीम चिश्ती की कुटिया में। तो ये इसके जन्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे दी जा सकते हैं एग्जाम में, तो उसके लेके मैंने ये बता दिया। लेकिन जितना मन्नत के बावजूद बोल सकते हैं, जितना मन्नत के बाद एक तरह से सलीम का जन्म हुआ था, अकबर बहुत प्यार करता था सलीम से, लेकिन सलीम जस्ट इसका अपोजिट प्रवृत्ति का था। वो हमेशा चाहता था कि किसी भी तरह अकबर को सत्ता से हटा दे और खुद शासन करने लगे। आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अपना नोट्स बनाइए तो ज्यादा फायदा देगा आपको। आगे हैं हम 1585 ईस्वी की। 1585 ईस्वी में क्या हुआ था? जो जहांगीर था मेरा, जहांगीर, इसी को कहते हैं सलीम। इसका जन्म तो मैंने आपको बताया 1569 में, यानी कि लगभग ये 16 वर्ष का था जब जहांगीर की शादी हो जाती है। शादी होती है जहांगीर की शादी 16 वर्ष की उम्र में, यानी कि 1585 को
मान बाई के साथ होता है, मान बाई के साथ होता है। ये जो मान बाई थी ना, ये डॉटर थी भगवान दास की। ये मान बाई जो थी ये भगवान दास की डॉटर थी, और बोल सकते ये सिस्टर थी मान सिंह की। आपको पता होगा मान सिंह के बारे में, ये मान सिंह अकबर का नवरत्न में से एक नवरत्न था, और ये वाइफ होगी जहांगीर की, जहांगीर की ये वाइफ है। और ये मदर थी खुसरो मिर्जा की, खुसरो मिर्जा। यानी कि मान बाई से इतना चीज हमको याद रखना है, जब मान बाई थी ना, वो डॉटर थी भगवान दास की, सिस्टर थी मान सिंह की, वाइफ थी जहांगीर की, और मदर थी खुसरो मिर्जा की। ये जो मान बाई, इस मान बाई का नाम, मान बाई को इसने शाह बेगम की उपाधि दी, शाह बेगम। ये आपको नोट करके रखना है कि मान बाई को जहांगीर ने कौन सा उपाधि दिया था। तो मान बाई को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दिया था। इसका जो बेटा था ये खुसरो मिर्जा, जब मैंने अकबर आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि अकबर अपना मतलब अकबर सलीम को उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि सलीम यानी कि जो जहांगीर है वो हमेशा अकबर का विरोध किया करता था। मैंने ये भी आपको बताया था कि एक बार सलीम ने खुद को इलाहाबाद का स्वतंत्र राजा डिक्लेयर कर दिया था, और वो चाहता था कि पुर्तगाली उसका सपोर्ट करे और अकबर को गद्दी से हटाए। यहाँ तक कि अकबर की आत्मकथा यानी कि अकबरनामा जिसने लिखी थी अबुल फजल, उसको भी 1602 ईस्वी में मरवा दिया था। तो बहुत ही ज्यादा द्वेष उत्पन्न हो गया था बाप बेटे में। तो अकबर चाहता था कि सलीम को नहीं, बल्कि जो सलीम का जो बेटा है, सलीम का जो बड़ा बेटा है, ये सलीम का ही यानी कि जहांगीर का ही बड़ा बेटा है खुसरो मिर्जा, क्योंकि सबसे पहली पत्नी मान बाई थी। तो खुसरो मिर्जा को ही चाहता था अकबर चाहता था, लिख देते हैं हम वर्ड में, अकबर चाहता था कि खुसरो जो मिर्जा है इसको उत्तराधिकारी बनाना, उत्तराधिकारी बनाना। अकबर खुसरो मिर्जा को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में यानी कि जब 1602 ईस्वी में, आपको मैं बता चुका हूं कि 1602 ईस्वी में, इस ईस्वी में क्या हुआ था कि जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी, अबुल फजल की हत्या करवा दी थी, जबकि 1605 में मरा जाके अकबर। तो ये 3 साल के दौरान बाद में सलीम को यानी कि जहांगीर को पछतावा हुआ था, उसको सिखाया उसके लोगों ने कि अपने पिता से जाके माफी मांगो, पिता तुम्हें माफ कर देंगे। और ऐसा ही हुआ, पिता ने इसे माफ कर दिया और खुसरो मिर्जा को ना बनाकर जहांगीर को ही उसने उत्तराधिकारी बनाया। अब चूंकि एक बार खुसरो मिर्जा को उसके दादाजी दिखा चुके थे, मतलब सपना दिखा चुके थे कि बेटा तुम ही बनेगा राजा। अब इसके दिमाग में हमेशा राजा बनने का सपना दौड़ उठा। खुसरो मिर्जा का जो जन्म हुआ था ना, ये जन्म लिख लीजिए आप, 1587 ईस्वी में हुआ था। 85 में शादी हुआ था, 1585 ईस्वी में शादी हुआ था, और 1587 ईस्वी में खुसरो मिर्जा का जन्म होता है। तो ये खुसरो मिर्जा क्या किया कि 1606 ईस्वी में, याद रखिएगा ईस्वी याद इंपॉर्टेंट है खुसरो मिर्जा से रिलेटेड। 1606 ईस्वी में क्या हुआ था, ध्यान से देखिए। 1606 ईस्वी में जो खुसरो मिर्जा मतलब अगले साल, अकबर के मरने के अगले साल, अकबर 1605 में मरा था,
चूंकि खुसरो मिर्जा को तो शासक नहीं बनाया, तो खुसरो मिर्जा अपने पिता का विरोध कर दिया। 1606 में खुसरो मिर्जा ने जहांगीर का विरोध कर दिया। जहां समझिए एक एक पॉइंट को, हर तरह का पॉसिबिलिटी, जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा हम कराएंगे आपको। 1606 में खुसरो मिर्जा ने जहांगीर का विरोध कर दिया। अब जहांगीर का विरोध करके क्या हुआ, ये पंजाब की तरफ कूच कर दिया, पंजाब चला गया खुसरो मिर्जा। अब पंजाब में इसने 12,000 सेना इकट्ठा कर लिया था खुसरो मिर्जा। मतलब पूरी तरह से था कि अपने बाप को हटा देना है गद्दी से, 12,000 सेना। और यही पंजाब में एक सिख गुरु जिसका नाम है गुरु अर्जुन देव। सिख के गुरु अर्जुन देव के पास चला गया था। सिख और मुगल के बीच अच्छा खासा रिश्ता था। तो गुरु अर्जुन देव को पता नहीं था कि उसका जो बेटा है, सलीम बेटा है, वो विद्रोह करने के लिए आया है। वो उससे आशीर्वाद ले लिया जाके। तो उसको भी पता नहीं था कि क्यों आया, क्यों आशीर्वाद लिया, तो इसने आशीर्वाद दे दिया था। लेकिन जब ये बात पता चली सलीम को, उसको लगा कि अर्जुन देव ही सलीम को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। और 1606 ईस्वी में, यानी कि इसी साल 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव की हत्या हो जाती है। और यह हत्या करवाने वाला कौन था? यह हत्या करवाने वाला आपका जहांगीर था। तो 1606 ईस्वी में जहांगीर गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देता है। इसी समय से मुगल और सिख में तानातानी, मतलब एक बोलिए कि एक जो संबंध अच्छा था उस संबंध में दरार आना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अकबर 500 बीघा जमीन दिया था गुरु रामदास को, जिसने रामदास ने पहले रामदास नगर बसाया था, फिर वो नाम अमृतसर पड़ा और वहां पे गोल्डन टेम्पल बनाने वाला कौन था? गुरु अर्जुन देव। तो जहांगीर 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देता है। और इसके साथ साथ ये जो आपका खुसरो है, खुसरो मिर्जा को कैद कर लेता है 1606 में। जैसे जहांगीर हत्या करवा दिया गुरु अर्जुन देव को, तो 1606 में जहांगीर जो है, जहांगीर खुसरो को कैद कर लेता है। और खुसरो का आंख खुसरो को अंधा कर देता है। दंड के रूप में बोल सकते हैं कि पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने क्या किया? खुसरो को अंधा कर दिया। क्यों? क्योंकि खुसरो ने जहांगीर का विरोध किया था। अब आगे बढ़ते हैं तो 12 वर्ष बाद पिता का जो है पुत्र मोह जाग जाता है। जैसे पुत्र मोह जाग गया तो इसका आंख का इलाज कराता है जहांगीर, अपने बेटे का खुसरो का आंख का इलाज कराता है। आंख का इलाज होता है, लेकिन रोशनी जो है, आंख की रोशनी पूरी तरह से वापस नहीं आ पाती है। आंख की रोशनी पूरी तरह से वापस नहीं आ पाती है। तो ये कुछ इसके खुसरो से रिलेटेड था कि फिर फाइनली 1622 में ये जो खुसरो है, इस खुसरो को भेज देता है, खुसरो को खुर्रम के पास भेज देता है। खुर्रम जहांगीर का ही बेटा है, जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे अभी। खुसरो को खुर्रम के पास बुरहानपुर में भेज देता है।
भेज देता है। तो जब खुसरो को खुर्रम के पास बुरहानपुर में भेज देता है, ये जो खुर्रम है, ये जो खुर्रम है आपका, तो ये खुर्रम ही शाहजहां कहलाता है। खुसरो को जो खुर्रम है ये शाहजहां कहलाता है। अब शाहजहां को लगता है कि परंपरा है मुगल साम्राज्य में कि जो बड़ा बेटा रहता है वही राजा बनता है। तो इसको लगा कि यदि खुसरो जिंदा रहेगा तो भले अंधा हो, पूरी तरह से रोशनी नहीं आए, राज अभिषेक उसी को मिलेगा। तो इस खुसरो की हत्या करवा देता है 1622 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा, खुर्रम ने ही यानी खुर्रम मतलब शाहजहां ने ही खुसरो की 1622 ईस्वी में हत्या कर दी थी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। ये 1585 में शादी हुआ था मानबाई से। मानबाई कौन थी? मानबाई से जो संतान उत्पन्न हुआ उसके बारे में पढ़े। जहांगीर का जो बेटा था, बड़ा बेटा, क्या नाम है उसका? खुसरो मिर्जा। 1588 में आते हैं। अब कुछ साल बाद, यानी कि जब 87 में जन्म हुआ था खुसरो का, 1588 में क्या होता है कि जहांगीर की दूसरी शादी होती है। जहांगीर की दूसरी शादी, बोलिए एक तरह से ऑफिशियल शादी के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे अनऑफिशियल आपको पता ही है। इन लोग के पास हरम रहता था जहाँ पे महिलाओं को जहाँ से अच्छी अच्छी औरतें जो होती थी उसको उठा के ले आता था, और एक तरह से असल भाषा में हम बोल सकते हैं तो बहुत सारी रखेल हुई थी। तो जहांगीर दूसरी शादी जो है वो 1588 में करता है। इस बार दूसरी शादी जोधाबाई से होती है। जो जोधाबाई, इसको जगत गोसाई कहते हैं, जगत गोसाई। तो दूसरी शादी जोधाबाई से होती है 1588 में। ये जो जोधाबाई थी ये बेटी थी, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ये डॉटर थी, डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर थी? तो जोधाबाई डॉटर थी आपका, डॉटर ऑफ उदय सिंह। उदय सिंह को अकबर प्यार से मोटे वाले राजा कहा करते थे। ये जो उदय सिंह थे, ये उदय सिंह राजस्थान का जोधपुर का शासक था। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि अकबर अपने बेटे की बारात लेकर उदय सिंह के घर पहुंचा था। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कांड हुआ है कि एक मुगल शासक जो इतना बड़ा, बोलिए इतना समृद्ध, जो इतना ताकतवर है, वो अपनी बेटे की शादी के लिए किसी एक छोटे शासक के यहाँ जाता है। तो याद रखना है कि जो जोधाबाई है, यानी कि जो जगत गोसाई है, ये आपका जहांगीर की पत्नी है, ना कि अकबर की पत्नी है। बहुत जगह पे टीवी सीरियल में चलता है जोधा अकबर, लेकिन जोधा कभी भी अकबर की पत्नी नहीं थी। जोधा जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की दूसरी पत्नी थी। इनका शादी 1588 में हुआ था। इससे जगत जोधाबाई से जो संतान हुआ था, जो पुत्र हुआ था, वो पुत्र था खुर्रम। खुर्रम को ही शाहजहां के नाम से जाना जाता है, शाहजहां के नाम से जाना जाता है। तो जोधाबाई, तो यहां से एक और, ये जोधाबाई थी, ये हिंदू थी। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, उसी तरह इस लेक्चर में भी है कि इसमें भी देखिए आप, बहुत ही आसान चीज है।
अकबर अपने बेटे की ये तो मैं बता चुका। एक तो आपका हो गया जहांगीर, जो इसकी माँ कौन थी, इसकी माँ हरकाबाई थी जो हिंदू थी। एक आपका शाहजहां, शाहजहां की माँ कौन है, जोधाबाई जो भी हिंदू है। तो यानी कि जहांगीर और शाहजहां दो ऐसा शासक है, मुगल शासक है जिसकी पत्नी हिंदू थी। तो ये मोटा मोटी कुछ बात है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। ये दो पत्नी के बारे में पढ़े। जहांगीर का तीसरा पत्नी के बारे में हम पढ़ेंगे। बात करते हैं अब थोड़ा। अब जब पत्नी पढ़ रहे हैं तो तीनों पत्नी लगातार बारे में पढ़ लेते हैं। 3 ऑफिशियल पत्नी थी, वैसे अनऑफिशियल बहुत सारी पत्नियां थी। 1611 की बात करते हैं। 1611 में क्या हुआ था, एक फंक्शन, एक समारोह चल रहा था, एक बोल सकते हैं समारोह था, एक ओकेजन एक तरह से बोल सकते हैं, पार्टी, एक तरह से पार्टी था, जिसमें एक औरत मेहरुनिसा, ये अपने पति के साथ आई थी। मेहरुनिसा बहुत ही सुंदर दिखने में थी। इसका जो पति था, पति का नाम है अली कुली बेग। इसको हम शेर अफगान के नाम से भी ये जाना जाता है। तो मेहरुनिसा अपने पति, यानी कि मेहरुनिसा का पति, मेहरुनिसा का पति क्या नाम है, अली कुली बेग यानी कि शेर अफगान। तो मेहरुनिसा अली कुली बेग यानी कि शेर अफगान के साथ पार्टी में आती है। ये जो पार्टी था ना, ये मुगल का पार्टी था। अब जब आया तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही जहांगीर की नजर मेहरुनिसा पे पड़ी, एक तरफा प्यार हो गया। एक तरफा प्यार इतना गहरा हो गया कि जहांगीर ने अली कुली बेग की हत्या करवा दी और इस जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी कर लिया। जहांगीर के शादी कर लिया, मेहरुनिसा से हत्या करवा दिया अली कुली बेग, यानी कि बलि का बकरा एक तरह से बन गया। अब जो मेहरुनिसा जो है, ये मेहरुनिसा, इसी का नाम बाद में पड़ा नूर जहां। मेहरुनिसा का नाम क्या पड़ा, नूर जहां। तो ये कुछ इससे रिलेटेड बात थी, यानी मेहरुनिसा ही नूर जहां के नाम से फेमस हुई। मेहरुनिसा का पति कौन था, अली कुली बेग यानी कि शेर अफगान। इसका हत्या करवा दिया जहांगीर। क्यों, क्योंकि जहांगीर को मेहरुनिसा से प्यार हो गया था। अब नूर जहां के बारे में हम थोड़ा जान ले, यानी कि मेहरुनिसा, और एक्चुअल नाम मेहरुनिसा है, इसको नूर जहां की उपाधि दी थी। बहुत ही सुंदर थी नूर जहां। इसका जो पिता था, इसका पिता ग्यास बेग था, या बोल सकते हैं इत्मादु दौला। और इसकी जो माता थी अस्मत बेग। अस्मत बेग जो थी इसकी माता, इसी ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। ये आपको नोट करके रखना है। नूरजहां का पिता क्या है, ग्यास बेग, इसी को इत्मादु दौला कहते हैं। माता अस्मत बेग, जिसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। इसका जो पिता था इत्मादु दौला, क्या होता है 1622 में इत्मादु दौला की मृत्यु हो जाती है। तो इत्मादु दौला का जो मकबरा है, बोल सकते हैं इत्मादु दौला का जो मकबरा है,
वो नूरजहां ने बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया था। और इसके मकबरे में खास इसके मकबरे को बेबी ताजमहल के नाम से जाना जाता है, बेबी ताजमहल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके मकबरे में पहली बार पित्रादुरा या बोल सकते हैं पिच्चाकारी कला का प्रयोग किया गया था। अब क्वेश्चन है कि पिच्चाकारी कला क्या होता है। तो पिच्चाकारी कला में क्या होता है कि पत्थर है, पत्थर पे अलग अलग फूल का डिजाइन तराशना पहली बार इत्मादुद्दौला के मकबरे से ये स्टार्ट हुआ था। यानी कि आप बोल सकते हैं एक तरह से कि कितना खूबसूरत इसका मकबरा बनाया गया है। इसीलिए इसके मकबरे को बेबी ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इसका मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया। उसके बाद इसका पिता का क्या नाम था ये भी बता दिया मैंने। माता कौन थी ये भी बता दिया मैंने। नूरजहां का जो पति था पहले, जिसका नाम आपको पता ही होगा, क्या नाम था उसका? नूरजहां का पति अली कुली बेग। नूरजहां का जो पति था अली कुली बेग। देखिए, नूरजहां का जो पति था अली कुली बेग, इस दोनों से एक संतान थी इसका नाम है लाडली बेगम। लाडली बेगम। तो वो याद रखना है कि लाडली बेगम बेटी थी नूरजहां की। किससे हुई थी ये? अली कुली बेग से। नूरजहां और जहांगीर का कोई भी संतान नहीं था। नोट करके आप लिख सकते हैं कि नूरजहां का जहांगीर से कोई संतान नहीं था। ये नोट करके लिख सकते हैं। तो इतना चीज मैंने बताया। इसका पिता ग्यास बेग इत्मादुद्दौला, माता अस्मत बेग, और इसी ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। इत्मादुद्दौला 1622 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था और इसको बेबी ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इसी के मकबरे में पहली बार पित्रादुरा या पिच्चाकारी, पित्रादुरा कला मतलब कि पत्थर पे अलग अलग फूल का डिजाइन तराशना। और नूरजहां और अली कुली बेग का एक संतान था लाडली बेगम। मैं बताऊंगा आपको कि ये जो लाडली बेगम थी, ये इसका शादी जो है ना, लाडली बेगम का शादी जहांगीर के ही बेटे से होता है, शहरयार से। शहरयार जहांगीर का ही बेटा है शहरयार। लेकिन आप बोलेंगे कि जहांगीर का ही बेटा, नूरजहां और जहांगीर से कोई संतान नहीं था। तो यानी कि जहांगीर की दूसरी पत्नी से संतान था और उसका बेटा शहरयार का शादी होता है लाडली बेगम से। तो आपको ये दिमाग में नोट करके रखना है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहांगीर से रिलेटेड, वह यह है कि जहांगीर के शासन काल को, जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। देखिए, जहांगीर एक तो चित्रकला का बहुत ज्यादा प्रेमी था। यदि कोई अलग अलग चित्रकार मिलके किसी एक पेंटिंग को यदि कोई बना देता था, तो जहांगीर देख के बता सकता था कि कौन चित्रकार कौन सा पेंटिंग बनाया है, मतलब पेंटिंग का कौन सा भाग बनाया है। एक ही पेंटिंग में यदि 10 चित्रकार लगे हैं और सबने अलग अलग अपना योगदान दिया है, तो जहांगीर उसको देख के बता सकता था। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना
उनका पेंटिंग के और रुझान था। तो इन्हीं के समय काल में एल्बम पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। एल्बम पेंटिंग, और ये मंसूर खान जो है, मंसूर खान, ये बोल सकते हैं कि इसके समय का मशहूर चित्रकार था। ये तो पहला हो गया आपका कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। कभी भी क्वेश्चन पूछ दे कि किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जहांगीर। दूसरा कि एल्बम पेंटिंग का शुरुआत हुआ, और मैंने खास बात ये बताया कि यदि एक पेंटिंग को अलग अलग चित्रकार ने क्यों ना मिलकर बनाया हो, जहांगीर देख के बता सकता था कि कौन पेंटिंग का कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया था। ये जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। पेंटिंग ये तो हो गया। दूसरा, जहांगीर के शासनकाल को न्याय शासनकाल भी कहते हैं। देखिए इसका मतलब समझते हैं, ये न्याय शासन काल क्या है। जहांगीर ने सबको न्याय देने के लिए, जहांगीर ने सबको न्याय देने के लिए न्याय की जंजीर बनाई थी। न्याय की जंजीर, और इसका घंटी, न्याय की घंटी। न्याय की जो जंजीर था ये यमुना किनारे रख दिया था, यमुना किनारे। और न्याय की घंटी को न्याय की जंजीर को यमुना किनारे रख दिया था, और न्याय की घंटी आगरा किला में था। कोई यदि न्याय की जंजीर खींचता था तो न्याय की घंटी बज जाती थी, और वहां से मतलब किसी को न्याय चाहिए, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुआ और हमको किसी से सही सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो हमको न्याय चाहिए, तो आप उस समय जहांगीर ने ये सुविधा दिया था कि कोई भी आदमी न्याय से नहीं छूटना चाहिए। तो उसके लिए इसने क्या किया था, न्याय की जंजीर बनाया था। जंजीर को खींचना है तो न्याय का घंटी क्या होगा, बज जाएगा, और न्याय का घंटी बजेगा। ये आगरा किला में है जहाँ पे जहांगीर रहता था। तो उस व्यक्ति का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी न्याय नहीं मिला है, वो न्याय उसको दिया जाता था। लेकिन इसमें टर्म कंडीशन अप्लाई था, क्योंकि कोई भी चीज है तो ऐसे तो डायरेक्ट नहीं होगा ना। तो मान लिया हमको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, लड़ाई हो गया, हम घंटी बजा दिए, नहीं। इसके लिए टर्म कंडीशन यह था कि यदि आपको तभी न्याय मिलेगा, सबसे पहले आपके बारे में चेक होगा कि आप में कोई गलती तो नहीं है, आपने अपने जीवन में कोई मिस्टेक्स तो नहीं किया है। यदि आप गलत हैं तो सबसे पहले आपको सजा मिलेगा, उसके बाद मैटर को देखा जाएगा। तो इतना जो पाबंदी था टर्म कंडीशन कारण, तो ऐसा माना जाता है घंटी तो लगा दिया, जंजीर भी लगा दिया, लेकिन कोई जरूरत नहीं किया कि घंटी और जंजीर को, जंजीर खींचे और घंटी बच जाए। तो इससे क्या हुआ, इससे देखिए ये बताता है कि यदि हम खुद गलत हैं, थोड़ा तो गलत होंगे, और यदि हम पे ही इन्वेस्टिगेशन होने लगे, हम ही को जेल में डाल दे, तो कौन अपना मुंह में मतलब एक तरह से बोले कि कौन जाएगा अपने आप को मौत के कुएं में डालने, मतलब खाई में डालने। हमको क्या लेना देना है। यदि हम गलत हैं तब तो हमको प्रॉब्लम हो, यदि हम सही हैं, वैसे कोई सही नहीं होता है, कोई किसी न किसी तरह का फॉल्ट इसमें जरूर पाया जाता है। तो वही हुआ, न्याय का जंजीर बन गया, लेकिन जंजीर कोई काम का आया नहीं। तो ये भी आपको नोट करना है। उसके अब आगे देखते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 1608 का। 1608 में क्या हुआ था, अंग्रेज व्यापारी
जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में अंग्रेज जो व्यापारी था, ये जो था ये जहांगीर के दरबार में आया था। ये जहांगीर के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस को बोल सकते हैं ये तुर्की का अच्छा ज्ञान था, इसको तुर्की भाषा जानता था जो कि मुगल की भाषा थी। तो जिससे क्या हुआ कि बातचीत करने में, मतलब अपने विचारों को प्रकट करने में जहांगीर के पास ये सक्षम था। ये जो अंग्रेज व्यापारी जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था, ये 1608 से 1611 तक जहांगीर के ही पास रहा था। और जहांगीर ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था, जहांगीर के लिए बहुत ज्यादा उपहार लेके भी आया था। 25,000 बोल सकते हैं सोने का सिक्का जितना प्राइस था, ये जो है 25,000 स्वर्ण सिक्का बोल सकते हैं कि 25,000 स्वर्ण सिक्का मूल्य का लेके आया था। और ये 1608 से लेकर 1611 तक किसके दरबार में रहा था? जहांगीर के दरबार में रहा था। पहली बार आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा अंग्रेज जो इतना साल इसके दरबार रहा था, इसको 400 मनसब प्रदान किया गया था। एकमात्र ऐसा अंग्रेज जिसको मुगल ने मनसब दिया था वो आपका है कैप्टन विलियम हॉकिंस। मनसब के बारे में मैंने आपको अकबर के चैप्टर में अच्छे से बताया है कि मनसब क्या होता है। आप पीछे जाइए और उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान या फिर कैप्टन खान की उपाधि भी दी थी। इसको 3 साल रहा था उसके दरबार में। तो 1608 से 1611 तक जब उसके दरबार में रहा तो इसने बहुत बार कोशिश किया कि वो सूरत में फैक्ट्री खोलने का इजाजत दे। जहांगीर के पास यदि कोई व्यापारी जाएगा तो कुछ ना कुछ अपना पीछे उसका मकसद होगा, कुछ ना कुछ उनका छिपा हुआ एजेंडा होगा। तो ये चाहते थे कि क्या जहांगीर उसको परमिशन दे दे सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए, लेकिन पुर्तगालियों का काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। 1611 में फाइनली उसको मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोलने का अनुमति मिल गया था। किसको मिल गया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस को दे दिया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस अंग्रेज व्यापारी था, मतलब अंग्रेज को मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोलने का अनुमति दे दिया था। लेकिन वहां पे डच के साथ कुछ विवाद होने के कारण वहां भी फैक्ट्री नहीं खुल पाया। और फाइनली 1611 में ये जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये 1611 में जहांगीर का दरबार गुस्से से छोड़ के निकल गया, भाग गया, वहां से चला गया, क्योंकि इसका काम नहीं बन पाया तो फालतू का रह के क्या करें। 1613 में कैप्टन बेस्ट, मैंने ये आपको आधुनिक भारत में पढ़ाया है, तो आप उसमें जो वीडियो लेक्चर है पुर्तगाल के बारे में आप जाके देख सकते हैं। कैप्टन बेस्ट आता है 1613 में जहाज के साथ और समुद्र बोल सकते हैं कि हिंद महासागर और अरब सागर में पुर्तगाल के जहाज को ध्वस्त कर देता है और अपना ताकत का प्रदर्शन करता है। तब जो जहांगीर है काफी खुश होता है, इसको लगता है कि नहीं ये पुर्तगाल से ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग ये सब है। और 1613 में पहला फैक्ट्री सूरत में खुलता है। तो आपको याद रखना है कि पहला फैक्ट्री अंग्रेज का कब खुला है? 1613 में। कहाँ खुला है? सूरत में खुला है। तो अंग्रेज की पहली फैक्ट्री कौन है? सूरत। मसूलीपट्टनम में मिल गया था, लेकिन वहां डच की बात के कारण वो नहीं खुला था। तो आपको ये इसके बारे में याद रखना है। 1615 में थॉमस रो नाम का एक और व्यक्ति आया था
व्यापारी मतलब पूरा तरह से व्यापार का एक तरह से बोल सकते हैं कि जैसे कैप्टन विलियम हॉकिंस आया, लेकिन इसको तो अनुमति नहीं मिला था, लेकिन ये व्यापारिक अनुमति के लिए पूरी तरह से आया बंगाल में व्यापार करने के लिए, मतलब सब जगह इलाका में व्यापार करने के लिए, क्योंकि मुगल का ही अधीन था पूरा। तो 1615 में थॉमस रो दूसरा अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में गया था। लेकिन फाइनली जो बंगाल में जो फैक्ट्री खुला है, बंगाल में फैक्ट्री जो खुला है वो 1651 में खुला था। तो आपको ये भी याद रखना है कि बंगाल में पहला फैक्ट्री कब खुला है, तो ये 1651 में खुला है। थॉमस रो दूसरा व्यक्ति था, ये आधिकारिक रूप से अनुमति मांगने के लिए आया था। किससे मांगने के लिए आया था? जहांगीर से मांगने के लिए आया था। कैप्टन बेस्ट तो क्या किया बता ही दिए, इसने क्या किया था, पुर्तगाली जहाज को नष्ट कर दिया था और अपने ताकत का प्रदर्शन करते हुए 1613 में फाइनली सूरत में पहली फैक्ट्री खुली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। एक एक चीज को आप नोट करते जाइए, कॉपी में अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनेगा, आपको बहुत फायदा देगा। तो ये बात करते हैं 1617 ईस्वी का, ध्यान समझते हैं थोड़ा। 1617 ईस्वी में क्या हुआ था, जहांगीर जो है, जहांगीर खुर्रम को अहमदनगर मिशन पर भेजा था, अहमदनगर मिशन पर भेजा था। अहमदनगर जो है ना वो साउथ का भाग है। तो खुर्रम ने क्या किया, खुर्रम ने अहमदनगर जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला दिया। जहांगीर खुर्रम को अहमदनगर मिशन पर भेजा था और खुर्रम ने अहमदनगर जीतकर मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया। तो इसके कारण जहांगीर बहुत ही खुश हुआ और जहांगीर खुश होकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया। तो आपको याद रखना है कि शाहजहां का उपाधि कब मिला, 1617 में मिला। क्यों मिला? क्योंकि अहमदनगर मिशन पर भेजा था और अहमदनगर को इसने क्या किया, मिला दिया जाके मुगल साम्राज्य में। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। जहांगीर ने शालीमार बाग का नाम सुना होगा आपने। तो जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कराया था। जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया। ये जो शालीमार बाग है ये आपका कश्मीर में है, आपका लाहौर में है और आपका दिल्ली में। तो जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। इसके अलावा जहांगीर ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए और सबसे इंटरेस्टिंग बात, नोट ये कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि जहांगीर के शासन काल में सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया था। आपको लगता होगा कि इसका आंसर औरंगजेब होना चाहिए, नहीं, इसका आंसर जहांगीर ही है। तो जहांगीर के शासनकाल में सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन जो मुख्य मंदिर हैं वो औरंगजेब के टाइम में तोड़ा गया, जैसे सोमनाथ मंदिर, केशवराय मंदिर, ज्वाला मंदिर। तो वो सब जो मंदिर था वो तोड़ा गया था आपका, बोल सकते हैं औरंगजेब के टाइम में। लेकिन अधिकतर मंदिर जो था, छोटा छोटा मंदिर, पूरा मंदिर तोड़ा गया था जहांगीर के शासन काल में। आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं।
अंतिम समय में बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा था, तो 1626 से लेकर 1627 के बीच जो जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी नूरजहां सत्ता में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लेती थी और जहांगीर का सारा कार्य भार नूरजहां संभालने लगी। मतलब इसने खुद को संरक्षिका घोषित कर दिया, संरक्षिका घोषित कर दिया। ये झरोखा दर्शन पर बैठने लगी, झरोखा दर्शन पर बैठने लगी। आखिर ये झरोखा दर्शन क्या होता है? झरोखा दर्शन में पहले क्या होता था कि जो भी राजा होते थे वो बैठा करते थे और प्रजा या फिर और कोई भी दरबार के मंत्रीगण यदि किसी भी प्रकार की समस्या किसी को होती थी तो उसको सॉल्व किया जाता था। जबकि जहांगीर बीमार पड़ने के कारण नूरजहां खुद बैठने लगी। नूरजहां खूबसूरत दिखने में थी, इसलिए भीड़ भी ज्यादा हो जाता था जब वो झरोखा दर्शन पर बैठती थी। उसके बाद ये शाही फरमान जारी करने लगी, शाही फरमान। उसके बाद इसने सिक्के चलाने लगे, अपने नाम से सिक्के चलाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये तो संरक्षिका घोषित कर दिया, झरोखा दर्शन, शाही फरमान, सिक्के चलाना, यानी कि ये अपना दबदबा, यानी कि नूरजहां अपना दबदबा ज्यादा कायम करने लगी। अब इसके दबदबे के कारण शाहजहां को खराब लगने लगा, शाहजहां को खराब लगने लगा और शाहजहां को डर भी लगने लगा। क्या कि नूरजहां क्या कर सकता है कि नूरजहां का जो दामाद है शहरयार, उसको कहीं गद्दी पर न बैठा दे, तब वो चीज देखेंगे। लेकिन याद रखना आपको 1626 से 27 के बीच जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने खुद को संरक्षिका घोषित कर दिया था, झरोखा दर्शन पर बैठने लगी थी, शाही फरमान जारी करने लगी थी, अपने नाम के सिक्के चलाना प्रारंभ कर दिया था। मतलब ये सारी घटनाएं घटित होकर नूरजहां अपने आप को एक शक्तिशाली औरत के रूप में देखती थी और इस दौरान इसको हम पेटीकोट शासन व्यवस्था कहते हैं। पेटीकोट शासन, जहां पर पुरुष के रहते महिलाएं शासन चलाए, या फिर इसको पर्दा शासन कहते हैं, पर्दा शासन। इसके पहले मैंने बताया था अकबर के समय में महामंगा ने पेटीकोट शासन चलाया था 1620 से 1660 से लेकर 1662 के बीच। तो वो अकबर की बात थी। जहांगीर के समय में भी पेटीकोट शासन व्यवस्था चला जो नूरजहां ने चलाया। आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। हम लेक्चर के अंतिम पड़ाव पर हैं। हम जहांगीर के बारे में जितना भी चीज बचा है उस सबको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, अब जो मैं बता रहा हूं ये नूरजहां है, उसका भाई था, नूरजहां का भाई जिसका नाम था अलमास बेग, ठीक है। नूरजहां का भाई अलमास बेग। नूरजहां की जो बेटी थी आपको भी पता है, लाडली बेगम। इसका शादी किससे कराया था? शहरयार से शादी कराया था, यानी कि नूरजहां का दामाद था ये। नूरजहां का दामाद कौन था? शहरयार। नूरजहां का भाई था अलमास बेग, इसकी जो बेटी थी मुमताज थी, और ये शादी कराया था शाहजहां से। मतलब कि अलमास बेग का दामाद कौन है? ध्यान समझिए, लॉजिक को, फंडा समझिए। नूरजहां शहरयार का दामाद, तो नूरजहां का दामाद शहरयार, अलमास बेग का दामाद शाहजहां। नूरजहां चाहती थी कि जहांगीर के बाद शहरयार गद्दी पर बैठे, अलमास बेग चाहता था कि जहांगीर के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठे। और चूंकि मैंने बताया था आपको 1626 से 27 के बीच ये अपना वर्चस्व कायम करने लगी थी। क्या हुआ कि जब 1627 में अक्टूबर महीने के समय में मृत्यु हो जाती है
मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु हो जाती है? जहांगीर की। जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। अब जब जहांगीर का मृत्यु होता है तो अब उत्तराधिकारी बनना है। उत्तराधिकारी का दौर, शाहजहां उस समय रहता है बुरहानपुर में, और ये नूरजहां शासन व्यवस्था उसमें आगरा से चलाती है। तो ये शहरयार को बनाना चाहती थी, अलमास बेग शाहजहां को बनाना चाहती थी। तो नूरजहां एक दिमाग खेलती है, वो हिट एंड ट्रायल बोले एक तरह से मेथड। तो ये ट्रायल के तौर पे नूरजहां क्या करती है कि जो जहांगीर का जो बड़ा बेटा था, जिसको अंधा कर दिया था खुसरो, इस खुसरो का जो एक बेटा था, खुसरो का बेटा का नाम था द्वार बख्श। इस द्वार बख्श को गद्दी पर बैठा देती है। नूरजहां क्या करती है? द्वार बख्श को गद्दी पर बैठा देती है। शाहजहां को पता चलता है, शाहजहां गुस्से से आता है और आके इस द्वार बख्श की हत्या कर देता है। ये द्वार बख्श बेचारा बनना नहीं चाहता था, इसको जबरदस्ती बैठा दिया नूरजहां, हिट एंड ट्रायल में था, ताकि उसको लगे, डर था कि शहरयार पे बैठा के उसको अटैक ना कर दे। तो देखना चाहता था कि शाहजहां कितना दूर तक वो जा सकता है। जैसे आया इसका हत्या करा दिया। तो ये द्वार बख्श बलि का बकरा बन गया। द्वार बख्श क्या बन गया? बलि का बकरा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इतिहास में बलि का बकरा किसे कहते हैं? द्वार बख्श को कहते हैं। अब ये जब घटना हुआ तो नूरजहां ने कभी जरूरत नहीं की कि शहरयार को शाहजहां के खिलाफ भड़काए। तो उसके बाद क्या किया शाहजहां, वैसे ही अनुबंध था नूरजहां से। शाहजहां बोला नूरजहां को कि तुम भी चल जाओ। मतलब जब उसका डेथ हुआ जहांगीर का, तो इसका मकबरा जो जहांगीर का जो मकबरा है, जहांगीर का मकबरा जो है ये शाहदरा में है। और शाहदरा कहाँ है? लाहौर। तो जहां इसका मकबरा था उसी के पास नूरजहां को रहने भेज दिया, वहीं पे बना के रहने भेज दिया। तो नूरजहां लाहौर में ही रहने लगी और फाइनली 1545 में नूरजहां की मौत हो जाती है। नूरजहां को शाहजहां जो था नूरजहां को 2 लाख रुपया सालाना भेजता था, ताकि वो अपने जीवन यापन में खर्चे को पूरा कर सके। तो ये कुछ जहांगीर से रिलेटेड सारा कहानी था। अब थोड़ा हम सीख लेते हैं कि यदि एडिशनल क्या क्या जहांगीर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतिहास में बलि का बकरा किसे कहते हैं आपको याद रखना है। एक एक चीज जितना भी मैंने बताया है सब इम्पोर्टेंट है, सबको कवर करना है अच्छे से। देखिए ये जो जहांगीर था, इसकी जहांगीर की जो आत्मकथा है, आत्मकथा जिसको कहते हैं जहांगीरनामा, जहांगीरनामा, या इसको कहते हैं तुजुक ए जहांगीरी। तो तुजुक ए जहांगीरी या जहांगीरनामा जहांगीर ने ही लिखी थी, जहांगीर ने ही लिखा था, जो भी जहांगीर ने लिखा था। ध्यान समझिए, जहांगीर और बाबर 2 ऐसे शासक थे, मुगल शासक, जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है। तो याद रखना आपको, एक बाबर और एक जहांगीर। जहांगीर तुजुक-ए जहांगीरी किसने लिखा? जहांगीर ने लिखा। जहांगीर क्या किया था? सिजदा और पायोस जो सिस्टम था, झुक के सलाम करने वाला, जो सबको, मतलब ये थोड़ा अटपटा सा सिस्टम था जो अकबर के शासन काल से चल रहा था, इसको खत्म कर दिया था। ठीक है। और सबसे ज्यादा मंदिर तो तोड़ा ही गया था इसके शासन काल में। तो ये जहांगीर से मोटा मोटी जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सबको मैंने कवर किया है। तो मिलते हैं हम नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, और हमारा अगला टॉपिक होगा शाहजहां के बारे में जानेंगे। चलिए मिलते हैं तब नए क्लास में।